नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 13 है, इंद्रप्रस्थ। अभी तक हम इसके 12 अध्याय पढ़ चुके हैं और जो 12वां अध्याय था वह था द्रौपदी स्वयंवर के द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और स्वयंवर की शर्त को पूरा करके अर्जुन द्रौपदी को अपने जहाँ वो ठहरे हुए थे कुटिया में वहाँ ले आया और सबकी सहमति के साथ ही पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब शुरू करते हैं अध्याय 13 इंद्रप्रस्थ। तो द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था इसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है, तो वे अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। तो उनके प्रति उसके मन में जो ईर्ष्या की आग थी वह और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव ही यहाँ आए, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना वे चाहेंगे। अब जो दुर्योधन ने क्या सलाह दी कि जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, ऐसा कोई उपाय करना आवश्यक है। उन्हें लगता था कि जब पांडव यदि यहाँ आ गए तो वे पुनः अपने राज्य की मांग करेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है। इसीलिए छल प्रपंच से जब काम नहीं बनेगा, इसलिए छल प्रपंच अर्थात धोखे से काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है कि उन्हीं को लालच दे दिया जाए और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। अब हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह है कि पांडवों की जो ताकत है बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर
धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। अब दोनों की ही राय अलग अलग थी। कर्ण की राय अलग थी और दुर्योधन की राय अलग थी। तो वे भी पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे कि पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठने लगी। जब उन्हें पता चला कि जो पांडव हैं वो जलकर नहीं मरे, वे बचे हुए हैं, यह खबर सुन के जो पितामह भीष्म थे उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी और अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी ना लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। क्यों था कि जब किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया था तब दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया था और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया था। इस कारण वह दुर्योधन का मित्र था और उसके हृदय में उसके प्रति अपार स्नेह था। तो जो आधा राज्य देने की बात थी पांडवों को, यह बात कर्ण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा ना रही। वह धृतराष्ट्र से बोले, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं, कि ऐसी बुरी सलाह आपको देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और पितामह की सलाह न मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश निश्चित ही है। ऐसे उन्होंने क्रोध में ये बातें कर्ण को कही। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है, कि वही सबसे सही है। कर्ण की सलाह किसी काम की भी नहीं है। और अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी और कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया और कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं उनके पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए, क्योंकि पहले वे अपनी जान बचाकर बहुत ही मुश्किल से वहां से निकले थे। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी सहित पांडव हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था,
युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया, उन्हें आधा राज्य दे दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच जो है वो बैर भाव बढ़ जाए, कि यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारे उनकी दुश्मनी बढ़ सकती है। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष और ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, अर्थात भग्नावशेष होते हैं जो बिल्कुल टूटे फूटे खंडर होते हैं, यानी कि वहाँ पर इतना कोई जो इमारतें थी वो पुराना था, उनकी पुरानी राजधानी थी, वहाँ केवल टूटे फूटे जो महल थे वही शेष बचे थे, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था। अर्थात वह उनकी पुरानी राजधानी थी खांडवप्रस्थ, और वही राज्य उन्होंने पांडवों को दिया। वहाँ उन्होंने निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण करवाया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित कर उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते ना थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। अब जब उन्हें आधा राज्य मिल गया तो नया उन्होंने जो नगर बसाया उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ, और वहाँ उन्होंने 23 वर्षों तक शांतिपूर्वक राज्य किया। यह तो हुआ हमारा अध्याय 13। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला अध्याय जरासंध हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।